हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम 9th क्लास साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स भी, और जो चैप्टर के बीच के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट में चेक कीजिए क्या गिवन है आपको टेम्परेचर दिया गया है केल्विन के अंदर, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। देखिए 300 केल्विन और 573 केल्विन। इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जितना भी आपको केल्विन दिया गया है उसमें से आपको 273 सब्सट्रैक्ट करना है और जो भी आएगा वो होगा आपका आंसर। तो चेक कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 300 केल्विन। तो 300 केल्विन में आपको क्या करना है, आपको 273 सब्सट्रैक्ट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह बी पार्ट चेक कीजिए, 573 केल्विन है आपके पास, इसमें से आपको कितना सब्सट्रैक्ट करना है, 273 और आंसर आ जाएगा आपके पास 300 डिग्री सेल्सियस। कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं आपको ये, तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड के अंदर चेक कीजिए आपका क्या है, आपको अब उल्टा करना है। वहाँ पे आपको सेल्सियस स्केल में चेंज करना था, आपको यहाँ पे केल्विन स्केल के अंदर चेंज करना है। तो केल्विन स्केल में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो जो क्वेश्चन दिया गया है 250 दिख रहा है आपको, ये 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे डिग्री आएगा, और ये 373 डिग्री सेल्सियस, ये जीरो नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो आपको ये जीरो नजर आ रहा है ये क्या है आपका डिग्री का साइन है ये। अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ओनली 273 आपको प्लस करना है। जो भी आपको डिग्री सेल्सियस दिया गया है उसमें क्या करना है, आपको 273 ऐड करना है। तो 25 में 273 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। इसी तरह से बी पार्ट के अंदर 373 डिग्री सेल्सियस में आप कितना ऐड करेंगे, 273, और आंसर कितना आएगा आपके पास 646 केल्विन। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव रीजन क्या है इसके अंदर, फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन होती है आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ये होते जो हम कपड़ों के अंदर जो हम गोलियां रखते हैं ना, ताकि कपड़ों के अंदर इंसेक्ट वगैरह ना आए, मूथ वगैरह ना आए और स्मेल वगैरह ना हो, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उन बॉल्स को हम बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल्स। अगर आपने जैसे कपड़ों के अंदर रखा होगा, कुछ दिनों के बाद वो जो बॉल्स हैं आपको नजर नहीं आती है, कहाँ गई है वो बॉल, कौन सा प्रोसेस, ऐसा क्यों हुआ उनके अंदर। और सेकंड क्वेश्चन आपका, जो परफ्यूम की स्मेल है, अगर आप किसी से दूर भी बैठे हो और उसके दूर से आप निकल के जा रहे हो तो आपको वहां पे भी परफ्यूम की स्मेल आती है, तो क्या रीजन है। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसका देखिए क्या रीजन है आपका, जो नेफ्थलीन बॉल्स है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के अंदर होता है कि आपका डायरेक्ट आपका सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपका गैसीय स्टेट के अंदर। सॉलिड से क्या बनता है आपका गैस बनता है, और गैस से क्या बनता है, सॉलिड बनता है। तो जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं वो क्या करेंगी, धीरे धीरे हमारे किस में कन्वर्ट होती चली जाएंगी, सॉलिड से गैसेस फॉर्म के अंदर चेंज होती चली जाएंगी। और इसके अंदर आप एक क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी आपका लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, मतलब लिक्विड स्टेट आपकी मिसिंग रहती है सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए इसका, जो परफ्यूम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी वेपराइज होते हैं। जो परफ्यूम है क्या करेंगे, जल्दी से वेपराइजेशन करेंगे। और जो वेपर्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वेपर्स क्या है, एक तरह से गैस, और जो गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत जल्दी से फैल जाना, डिफ्यूज हो जाना हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर। तो इसलिए जो परफ्यूम की जो स्मेल है वो हमें दूर तक आती है, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया आपको, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं आपको उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे वाटर, शुगर और ऑक्सीजन को किस ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो आप देखिए इसमें से सबसे पहले ऑक्सीजन क्या है, आपकी गैस है, तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बिल्कुल दूर दूर होंगे। और उसके बाद तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, आपका ऑक्सीजन। उसके बाद है लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं थोड़े ज्यादा पास में होते हैं गैसेस के कंपैरिजन में, तो उसके बाद क्या करेंगे आप आंसर में, वाटर। और थर्ड देखिए आपके पास क्या सॉलिड स्टेट है, वो कौन सी है, आपकी शुगर, और इसके पार्टिकल्स तो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं। तो ये क्या है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे आपके जो वाटर है उसकी कौन सी स्टेट होगी, आपको पता ही है कि जो हमारा 0 के बाद जो 100 के बीच का जितना भी टेम्परेचर होता है, 20 हो, 50 हो, 70 हो, 95 हो, 99 हो, हर किसी पे आपका आंसर क्या आएगा, लिक्विड स्टेट। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी दो स्टेट होंगी, एक तो सॉलिड स्टेट होगी और एक आपकी कौन सी स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे आपकी कौन सी स्टेट होगी, एक तो वेपर, पता ही आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे वेपर बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन 100 पे सारा का सारा हमारा लिक्विड वेपराइज नहीं होता, कुछ उसके अंदर जो लिक्विड स्टेट है वो भी बचती है, तो आप बोल दोगे लिक्विड और कौन सी स्टेट है आपकी, वेपर स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बताना है, आपको रीजन देना है और रीजन को जस्टिफाई करना है। क्या है क्वेश्चन, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, पीते हो आप पानी को तो रूम टेम्परेचर पे क्या स्टेट है उसकी, लिक्विड स्टेट है। और जो अलमीरा है जिसके अंदर आप कपड़े वगैरह रखते हो, सामान रखते हो, वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड स्टेट है। तो ऐसा क्यों है, आपको पता ही है कि जो वाटर है उसके अंदर रूम टेम्परेचर पे कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, फ्लो कर सकता है लिक्विड, और इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स नहीं है, सॉरी वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर वाटर को आप जिस भी कंटेनर में डालते हो तो वो उसी की शेप ले लेता है। तो आप बोल देंगे यहाँ पे कि वाटर की दो प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से आपको वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नजर आता है, एक तो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे आप, शेप इज नॉट डेफिनाइट, और एक यहाँ पे लिख देंगे डेफिनाइट वॉल्यूम। आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बतानी है आपको, एक तो उसका जो शेप है जो वो क्या होगा, डेफिनाइट होगा रूम टेम्परेचर पे, और दूसरा जो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, रिजिड। रिजिड का मतलब क्या है, वो हार्ड होते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको जस्टिफाई करनी है आयरन अलमीरा के लिए, और वाटर के लिए फ्लूइडिटी और डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करते हैं हम क्या है क्वेश्चन हमारे पास, वाई इज आइस एट 273 केल्विन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझने का क्वेश्चन आपका क्या है इसका, जो आइस आपकी 273 केल्विन पे ज़्यादा कूलिंग करती है इन कंपैरिजन टू वाटर। देखो आपके पास एक तो वाटर है और एक आपके पास है आइस, दोनों का टेम्परेचर कितना दिखा रखा है आपको, 273 केल्विन। 273 केल्विन पे आइस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, अगर इसको हम केल्विन से सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास आइस है। तो ज़्यादा कूलिंग कौन करेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, ज्यादा कूलिंग कौन करेगा, हमारी आइस, क्योंकि आइस के अंदर जो एनर्जी है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या है, कम है। आइस के आपको पता है, क्योंकि आइस को अगर हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे तभी तो वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगी ना। तो आइस को लिक्विड में जब मेल्ट किया जाता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होगा। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, आपके वाटर की एनर्जी ज़्यादा हुई, और किसकी एनर्जी ज़्यादा कम हुई, आपकी आइस की एनर्जी कम हुई। तो कूलिंग कौन करेगा, जिसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो किसकी एनर्जी है यहाँ पे कम, आइस की। आइस इज लेस एनर्जेटिक देन वाटर। ऐसा क्यों है, एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो वाटर की क्या है, जो उनका बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। वाटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ज़्यादा है, उसके अंदर एनर्जी क्या है, वाटर के अंदर आइस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोड्यूस मोर सेवरेबल बॉइलिंग वाटर और स्टीम। इसके क्वेश्चन को समझिए पहले क्या है, एक तो आपके जैसे मान लिया आपके पास है बॉइलिंग वाटर और एक आपके पास स्टीम है, और मान लिया बाय मिस्टेक आप बॉइलिंग वाटर आपके हाथ पे गिर जाता है या स्टीम के टच में आ जाते हैं आप, तो आपको जो ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है वो किससे होगी, आपको ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे होगी स्टीम से। ऐसा क्यों, स्टीम से क्यों होगी, क्योंकि स्टीम आपकी तभी बनेगी ना जब वाटर को कुछ एनर्जी दी जाएगी। आपको पता है ना, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आना मतलब लिक्विड वाटर से स्टीम फॉर्मेशन होना। स्टीम फॉर्मेशन कब होगी, जब आप लिक्विड को क्या दोगे, हीट एनर्जी दोगे, तभी वो किस में कन्वर्ट होगी, स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगी। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सेवरेबल देन बॉइलिंग वाटर। वाई, बिकॉज स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। किसकी एनर्जी ज़्यादा है, आपके स्टीम की, किसके कंपैरिजन में, बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है आपका, पूरे चैप्टर का ये आपका एक मतलब जितनी भी स्टेट कन्वर्जन है उसके ऊपर है आपका ये क्वेश्चन। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सॉलिड, लिक्विड और गैस, A B C D E F आपको ये नाम नंबर दिए गए हैं यहाँ पे। तो आपको A बताना है, A की जगह पे क्या नाम लिखना है आपको, D B E C F की जगह पे क्या है। तो आप देखो सॉलिड से आपके पास क्या बना है, लिक्विड बना, और लिक्विड से क्या दिखाया गया आपके, गैस दिखाया गया है। तो सॉलिड जैसे आपके पास आइस है और आइस जब मेल्ट होगी
तो उसके क्या फॉर्मेशन होगी, आपकी लिक्विड की फॉर्मेशन होगी। जैसे आपके पास आइस है, आइस से क्या बन गया, आपके पास वाटर बन गया है। तो कब बनेगा, जब उसको आप क्या करोगे, हीट करोगे। तो मैं जो आइस थी वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई, मेल्ट हो गई, क्या बन गया, उससे लिक्विड बन गया। तो इस प्रोसेस को, ए को हम क्या बोल लेंगे, मेल्टिंग, या फिर इसको हम फ्यूज़न भी बोलते हैं। मेल्टिंग और फ्यूज़न एक ही चीज़ है, आप याद रखेंगे। आप मेल्टिंग भी लिख सकते हैं, फ्यूज़न भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, आपके पास बर्फ़ से पानी बन चुका है। पानी को फिर आपने क्या किया, फिर से गर्म किया, आपने हीट एनर्जी दी उसको, तो उससे क्या बन जाएगी, आपके पास गैस बनेगी। तो इस प्रोसेस को क्या बनते हैं, लिक्विड से गैसीय स्टेट बनना, तो इसको मतलब वेपर्स बनना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो जो बी प्रोसेस होगा वो क्या होगा, आपका वेपराइजेशन। अब हम उल्टा करते हैं, जैसे हमारे पास गैस थी, गैस को हमने क्या किया, ठंडा किया, तो हमारे पास कौन सी स्टेट आ जाएगी, लिक्विड स्टेट। तो गैस को ठंडा करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो जो सी प्रोसेस है वो कौन सा होगा, हमारा कंडेंसेशन। अगर जैसे हमारे पास लिक्विड वाटर आ गया है, स्टीम को कंडेंस करने के बाद अगर हम लिक्विड वाटर को फिर से ठंडा करेंगे, जैसे हम पानी को क्या करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो क्या हो जाता है, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोलिडिफिकेशन। मतलब हमारा जो लिक्विड था उससे क्या बन गया है, सॉलिड बन गया है, और प्रोसेस क्या हमारा, सोलिडिफिकेशन। उसके बाद सबसे बाद में जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो अलग है आपको प्रोसेस, वो बता देती हूँ मैं। देखो, सॉलिड से क्या बनना, गैस बनना, या फिर गैस से सॉलिड बनना। मतलब आपका ई और एफ ये क्या है, ई तो है आपका जब भी आपका सॉलिड से गैस बने या गैस से सॉलिड बने, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या है वो, सब्लिमेशन है। तो इन सभी के आंसर्स आपको नीचे गिवन है, जो अभी तो हमने डिस्कस किया है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो चेक करते हैं क्या क्या आपका। ए है आपका मेल्टिंग, इसको हम फ्यूज़न भी बोल सकते हैं, मेल्टिंग, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न, लिख लेंगे इसको भी आप। उसके बाद दूसरा क्या है, बॉइलिंग, या फिर इवेपो या वेपराइजेशन भी लिख सकते हो आप, बॉइलिंग भी लिख सकते हो या फिर वेपराइजेशन भी लिख सकते हो, लिख लेंगे आप इसको भी साइड में, वेपराइजेशन भी बोलते हैं इसको हम। उसके बाद नेक्स्ट है सी, सी आपका क्या है, कंडेंसेशन, मतलब गैस से लिक्विड स्टेट का आना। डी क्या है आपका, सोलिडिफिकेशन, लिक्विड से सॉलिड स्टेट का बनना। ई और एफ मैंने आपको बताया था सब्लिमेशन ही है, जिसमें सॉलिड से क्या बन जाए, गैस, और गैस से क्या बन जाए, सॉलिड। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। उसके बाद ये तो थे आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे जो भी एनसीईआरटी के पेजेस के बीच में क्वेश्चंस गिवन है, जैसे कि कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो एनसीईआरटी में फिर पेज के ऊपर क्वेश्चंस दे रखे हैं कि अभी जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अभी डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 9 के हैं या 6 के हैं, तो जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है चैप्टर के बीच में से अभी उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सा मैटर है, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो सबसे पहले देखिए इसमें से कौन है मैटर। आपको पता है मैटर की क्या कंडीशन होती है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है और जिसका क्या होता है, मास होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और मैटर की 3 स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये हम एक्सप्लेनेशन में कर चुके हैं चैप्टर के अंदर। तो अब देखिए इसमें से आपके पास सबसे पहले सॉलिड स्टेट के अंदर क्या क्या है, आपके पास चेयर है और आलमंड है, तो ये क्या मैटर है, आपको पता है मास भी है इनके अंदर और इनको स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं ये। उसके बाद लिक्विड स्टेट में आपके पास कौन है मैटर, कोल्ड ड्रिंक है। और गैसेस स्टेट में क्या है, आपके पास एयर भी एक मैटर है और स्मेल ऑफ परफ्यूम भी क्या है, एक मैटर है। ऐसा क्यों, स्मेल ऑफ परफ्यूम को भी हमने मैटर क्यों बोला है, क्योंकि जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो क्या है, हमारे किसी ना किसी केमिकल की ही वो क्या है, स्मेल है। और केमिकल मतलब उसका क्या होगा, उसका कुछ मास भी होगा और उसकी कुछ वॉल्यूम भी होगी। तो जो भी आपके स्मेल है, परफ्यूम्स की जो भी स्मेल है, देखो अगर ऐसा ना हो तो आपका परफ्यूम कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो केमिकल ही तो भरा होता है, जो कि आपका क्या हो जाता है, स्प्रे करने के बाद फैल जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसमें से क्या क्या है, ये सारे हमारे मैटर हैं। और जो मैटर नहीं है वो देखिए क्या है आपका, लव मैटर नहीं है, ओनली स्मेल मैटर नहीं है। स्मेल तो क्या है, हमारी एक सेंस की पावर है, सेंस है हमारी, सूंघने की जो भी पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मेल। स्मेल मैटर नहीं है, लेकिन जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो क्या है, मैटर, क्योंकि इसके अंदर क्या वर्ड आ गया आपका, परफ्यूम। परफ्यूम मतलब कोई केमिकल है हमारे पास। उसके बाद हेट, हेट क्या है, कोई मैटर नहीं है। उसके बाद हमारी थॉट्स भी मैटर नहीं है, कोल्ड भी मैटर नहीं है, कोल्ड ड्रिंक तो आपको पता ही है, लिक्विड है वो सब क्या है, मैटर है। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो मैटर नहीं है, आपका लव हो गया, मैटर नहीं है, स्मेल हो गया, उसके बाद हेट हो गया, थॉट हो गया, कोल्ड हो गया, ये सारे मैटर नहीं है। और इसके अलावा बाकी सब क्या है, मैटर्स है। उसके बाद नेक्स्ट
गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर गर्म खाना है या खाना कुक किया जा रहा है तो उसकी स्मेल क्या है, दूर दूर तक चली जाती है, लेकिन ठंडे खाने को स्मेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस खाने के पास में जाना पड़ता है। तो ऐसा क्या है, आपको पता ही है कि जो हमारे सॉलिड हैं वो क्या करते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं वेरी स्लो रेट, मतलब सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन प्रॉपर्टी काफ़ी स्लो है, और लिक्विड और गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो लेकिन जैसे ही हम सॉलिड सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बढ़ जाता है उनके अंदर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ने से जो उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से जो स्मेल है हमें हॉट फूड की वो क्या है, दूर दूर तक आती है। और ठंडे फूड के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास रहते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसलिए उनको स्मेल करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है। तो मेन जो आपका है यहाँ से देखिए कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है सॉलिड पार्टिकल्स का एयर के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, जब टेम्परेचर सॉलिड का क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इसका कंपेयर करें हम कोल्ड फूड के साथ, तो कोल्ड फूड के अंदर क्या है, जो स्मेल है वो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मेल लेने के लिए फूड के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो क्या है, कम है। और गर्म फूड के अंदर क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करेंगे अभी क्या है क्वेश्चन हमारा। थर्ड है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू अ वाटर इन अ स्विमिंग पूल बट विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। एक डाइवर है, मतलब कोई भी जो इसके अंदर डुबकी लगाता है पानी के अंदर, तो वो क्या है, आसानी से स्विमिंग पूल के अंदर एंट्री कर सकता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर जा रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको पता है कि जो हमारा पार्टिकल है वो किस चीज़ का बना हुआ है, जो मैटर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। और जो वाटर है, मतलब जो लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स की कौन सी प्रॉपर्टी है, उनके बीच में क्या है, स्पेस है, और उस स्पेस की वजह से वो क्या कर पाता है, उसको डाइवर उसको कट कर पाता है वाटर को स्विमिंग पूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये बिल्कुल हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ये चैप्टर डिस्कस किया था। 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स के, स्पेस होता है उनके बीच में, दूसरा वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग नेचर के होते हैं, तीसरा पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 6 से, तो आप इसको मेंशन कर लेंगे नोटबुक के ऊपर भी कि पेज नंबर 6 के क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन चेक कीजिए क्या है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसके वॉल्यूम, उसको क्या बोला जाता है, मास बाय वॉल्यूम को बोला जाता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो आपको बताना है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, जो भी आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सब्सटेंसेस दिए गए हैं, उनको आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए किसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब हल्का कौन है, जिसकी वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, वो हल्का होगा, और जिसकी वॉल्यूम कम होगी वो क्या हो जाएगा, और मास ज़्यादा होगा वो, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे हल्का देखिए कौन है, एयर की डेंसिटी कम होती है, सबसे पहले क्या होगा आपकी एयर। उसके बाद है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, क्योंकि चिमनी के अंदर क्या होगा, कुछ एक पोल्यूटेंट भी ऐड हो जाएंगे हमारे, एयर तो है ही, एयर के साथ क्या है, कुछ एक कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब जो डेंसिटी है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, पोल्यूटेंट्स डेंसिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद कॉटन, वैसे तो आपको देखना चाहिए यहाँ पे कि वाटर तो हमारा सॉलिड है, लेकिन इसको फिर भी हमने कॉटन हमारा सॉलिड स्टेट में है, लेकिन फिर भी इसको क्या किया गया, वाटर से पहले रखा गया है। ऐसा क्यों है, वैसे तो वाटर को आगे आना चाहिए हमारा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए सॉलिड के कंपैरिजन में, लेकिन कॉटन को आगे क्यों रखा गया है, क्योंकि जो कॉटन के अंदर क्या है, उसके अंदर स्पेस होता है, और उस स्पेस के अंदर कौन एंटर कर जाता है, हमारे एयर के पार्टिकल्स, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, हमारी वॉल्यूम उसकी ज़्यादा हो जाती है, और उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी में चेंज आ जाएगा। तो ये आपका होगा पहले यहाँ पे कॉटन के बाद किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, आपके वाटर की, मतलब लिक्विड की, और हनी आपको पता है उसके अंदर कंसनट्रेटेड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और लास्ट में क्या है आपका सॉलिड में आप देखिए चेयर भी आपकी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है, सॉरी चेयर नहीं चौक है, चौक भी सॉलिड है और आयरन भी सॉलिड है। तो यहाँ पे डेंसिटी का क्या दिखाया गया आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब लिक्विड की डेंसिटी गैसेस और सॉलिड की डेंसिटी के कंपैरिजन के बेसिस पे इसको हम अरेंज कर पाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपको बताना है कि जो भी आपके जो डिफरेंस है, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो स्टेट ऑफ मैटर है उनके बीच में हमें एक टेबल बना के उनके तीनों के डिफ्रेंशिएट करना है। इन्होंने बोला ना टेबुलेट, मतलब टेबल से ही आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट है आपको कुछ एक प्रॉपर्टी के ऊपर कमेंट करना है, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो अब चेक करते हैं पहले क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट। तो फर्स्ट देखिए क्या आपका डिफरेंस बताना आपको स्टेट ऑफ मैटर के बीच में। सबसे पहले सॉलिड स्टेट, लिक्विड और देन गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के अंदर क्या है आपका, सॉलिड स्टेट के अंदर आपका होता है सॉलिड की जो शेप है, जो वॉल्यूम है वो फिक्स होती है। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे कि आपने 1 लीटर दूध लिया है, तो दूध को अगर आप किसी में भी बड़े कंटेनर में डाल दो या फिर जिस भी कंटेनर में डालोगे उसके अकॉर्डिंग वो अपनी शेप चेंज कर लेगा। बाउल में डाल दे तो बाउल की शेप, आपने किसी और कंटेनर में डाल दे तो कंटेनर की शेप, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितनी रहेगी, सेम ही रहेगी। चाहे उसको गिलास में डालो, चाहे इसको बाउल में डालो, किसी भी चीज़ में डालिए आप उसको। उसके बाद गैसियस स्टेट के अंदर ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। उसके बाद सेकंड आपके सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब इनको कंप्रेस करना क्या है, मुश्किल है, मतलब इनको दबाना मुश्किल है। लेकिन लिक्विड क्या है, थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी है, लेकिन जो आपकी गैसेज होती है वो क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल। आपने सीएनजी सुना ही तो होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी है तभी तो उसको कंप्रेस कर पाएंगे हम। नेक्स्ट है आपका स्पेस के बारे में बात की गई है। जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं, तो स्पेस क्या होगा, कम होगा, लिटिल स्पेस। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा स्पेस किसके बीच में होगा, हमारे गैसियस पार्टिकल्स के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रॉन्गली। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। और गैसेस के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे कम है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लिक्विड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जो गैसेस के पार्टिकल है वो तो रैंडम मोशन शो करते हैं। रैंडम का मतलब क्या है, वो ऐसे ही इधर उधर कहीं पे भी मूव करते रहेंगे, ये होगा हमारा रैंडम मोशन, जिसको हम जिग जैग मोशन भी बोलते हैं, इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बी पार्ट था इसी क्वेश्चन का, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है कि अपनी शेप चेंज ना करना, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। जैसे सॉलिड के अंदर होती है प्रॉपर्टी, सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करते। उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, वॉल्यूम को रिड्यूस कर देना। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी वॉल्यूम कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। जैसे कि सीएनजी है, जैसे कि आपकी गैसेज हैं, वो कंप्रेस हो जाती है। अगर उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उनकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब वॉल्यूम को हम रिड्यूस कर सकते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब फ्लो करना, जैसे कि आपने पानी को फर्श पे डाल दिया तो वो रुकेगा नहीं, वो चलना शुरू कर देगा। फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है। दूध है उसके अंदर भी फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है, गैसेस के अंदर भी फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है। उसके बाद है फिलिंग अ गैस कंटेनर। आपको पता ही है कि जो हमारी गैसेस होती है वो क्या करती है, जिस भी कंटेनर में डालते हो आप उसी की क्या कर लेती है, शेप को अटेन कर लेती है, उसको हम बोलते हैं फिलिंग अ गैस कंटेनर। नेक्स्ट है शेप। शेप का मतलब क्या है, डेफिनाइट बाउंड्री। जैसे आपके पास एक नोटबुक है, आप उसको टेबल पे रख लीजिए, चेयर पे रख लीजिए, कहीं पे भी जाके रख लीजिए, उसकी जो बाउंड्रीज है वो क्या है, फिक्स है, तो इसका मतलब उसकी शेप क्या है, फिक्स है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन, पार्टिकल्स का मोशन किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा होती है, गैसेस पार्टिकल के अंदर ज़्यादा होती है। डेंसिटी है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बताया गया आपको, अगर किसी भी कंटेनर के अंदर या वेसल के अंदर हम गैस डालते हैं तो वो गैस क्या कर लेती है, उस वेसल को कम्प्लीटली फिल कर लेती है। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी हर डायरेक्शन के अंदर फैल जाते हैं और जिस भी कंटेनर में आपने रखा उस कंटेनर को पूरा कंप्लीटली फिल कर लेते हैं। सेकेंड आपका बी पार्ट, बी क्वेश्चन देखिए क्या है, एक गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो हमारी गैस है वो क्या करती है, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसके ऊपर वो
प्रेशर अप्लाई करती है। ऐसा क्यों करती है? देखो आपको पता है जो गैस की प्रॉपर्टी होती है रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन में अगर वो घूमेगी तो कहीं ना कहीं जाके तो वो हिट करेगी, एक दूसरे के साथ भी हिट करेगी और जिस कंटेनर में डाल दिया गया है उसके साथ भी वो हिट करेगी, जिसकी वजह से आप क्या बोल सकते हो, गैसेस अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। उसके बाद नेक्स्ट है अ वुडन टेबल शुड बी कोल्ड अ सॉलिड। एक वुडन टेबल को आप सॉलिड क्यों बोल सकते हैं? देखो सॉलिड की प्रॉपर्टी बता दीजिए। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है? डेफिनाइट शेप होती है, डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, रिजिड होती है, कंप्रेसिबल नहीं है, और इसी वजह से क्या है आपकी वुडन टेबल क्या है? सॉलिड है। नेक्स्ट आपका डी पार्ट, वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन द एयर बट वी कांट मूव योर हैंड इन द ब्लॉक ऑफ द वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। मतलब ब्लॉक ऑफ वुड के अंदर से हम अपना हाथ क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन कराटे एक्सपर्ट कर सकता है। हम एयर के अंदर आराम से क्या कर सकते हैं, हम हाथ वगैरह मूव कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? आपको पता है एयर की प्रॉपर्टी लिख दीजिए यहाँ पे। एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, और उसी स्पेस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को क्रॉस कर पाते हैं एयर के अंदर से। लेकिन जो हमारे सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड है उसके अंदर क्या है? स्पेस कम है, और स्पेस कम होने की वजह से हम क्या नहीं कर सकते, रिजिड प्रॉपर्टी होने की वजह से हम उसके अंदर से हाथ क्रॉस नहीं कर सकते, अपने हैंड को इजीली मूव नहीं करवा सकते। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है कि आपको पता ही होगा कि जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड। मतलब जैसे पानी आपके पास, पानी में अगर आप कोई सॉलिड डालोगे तो पानी के अंदर डूब जाएगा, और जो कोई और हल्की चीज़ लोगे तो पानी के ऊपर क्या करना शुरू कर देगा? तैरना शुरू कर देगा। लेकिन इन्होंने बोला है आइस, आइस सॉलिड होते हुए भी, आइस सॉलिड होते हुए भी पानी के ऊपर क्यों तैरती है? ऐसा क्या रीज़न है? देखो इसका मेन रीज़न क्या है? डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है आइस की। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि आइस क्या है? एक सॉलिड है, उसके अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है। किसके बीच में? आइस के पार्टिकल्स के बीच में। और उस स्पेस के अंदर कौन आ जाता है? हमारा एयर के पार्टिकल्स। बिटवीन द किसके पार्टिकल आ जाते हैं स्पेस के बीच में? एयर के पार्टिकल, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होती है आइस की वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। और जिसकी भी जो डेंसिटी है वो क्या होगी? वाटर से ज़्यादा होगी। तो वो क्या होगा आपका मतलब डूब जाएगा। लेकिन जो आइस है, आइस क्या करेगी? पानी के ऊपर क्या करना शुरू कर देती है? तैरना शुरू कर देती है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है आइस की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है एयर पार्टिकल्स एंटर करने की वजह से। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। तो इसलिए आप सिंपल बोल सकते हो अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से कम है तो वो वाटर के ऊपर तैरेगी, और जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है वो वाटर के अंदर सिंक कर जाएगी। तो जो आपकी आइस क्यूब है वो क्यों तैरती है? क्योंकि उनकी डेंसिटी वाटर से क्या है? कम है, इसलिए आइस फ्लोट करेगी कहाँ पे? वाटर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 9 के क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है? सेल्सियस स्केल में चेंज करना है केल्विन स्केल से। वही पता है आपको, सिंपली 273 आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है जो भी आपको केल्विन दिया गया है उसमें से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फिजिकल स्टेट बतानी है आपकी वाटर की 250 डिग्री सेल्सियस। देखो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कोई भी टेम्परेचर हो आपका, 100 और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कोई भी टेम्परेचर है तो आपके वाटर की स्टेट क्या रहेगी? आपकी गैसियस स्टेट। क्या होगी आपकी स्टेट यहाँ पे? गैसियस स्टेट। मतलब 100 डिग्री और 100 से अबोव कितना भी आपका टेम्परेचर है तो आपकी जो स्टेट होगी वाटर की वो क्या बोलोगे आप यहाँ पे? गैसियस स्टेट। और 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है दोनों स्टेट होंगी आपकी, लिक्विड भी होगी और गैसियस भी होगी। 100 पे आपकी लिक्विड भी होगी और गैसियस भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। जैसे आपके पास है आइस है, आइस को आपने क्या करना शुरू कर दिया? हीट करना शुरू कर दिया, और आपने एक थर्मोमीटर लगा दिया है आइस के अंदर। जब आप उसको हीट कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में नजर आएगा कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप हीट कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया है, ये कंटेनर ले लिया आपने, आइस डाल दी है इसके अंदर, और आपने नीचे से क्या करना शुरू कर दिया? इसको हीट करना शुरू कर दिया। एक आपने थर्मोमीटर रख दिया है इसके अंदर, ये मान लिया हमने थर्मोमीटर रख दिया है, तो थर्मोमीटर के अंदर हमें कोई भी टेम्परेचर चेंज नजर नहीं आएगा। ऐसा किस वजह से हुआ हमारा? तो जो हम यहाँ से नीचे से जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट जा कहाँ पे रही है? जो भी आइस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज हो रही है हमारी वो हीट एनर्जी। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जब भी हम स्टेट चेंज करते हैं, जैसे सॉलिड से अगर हम लिक्विड स्टेट चेंज कर रहे हैं तो वो हमारी हीट एनर्जी कहाँ पे जा रही है? इस पार्टिकल्स को, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज हो रही है वो हमारी हीट एनर्जी, और उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। इसी को क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट।
तो इस क्वेश्चन में आपका वही बताया गया जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि जो आपकी लेटेंट हीट है वो कहाँ पे यूज़ होगी, आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में आपकी लेटेंट हीट एनर्जी यूज़ होगी, और जिसकी वजह से आपको स्टार्टिंग में कोई टेम्परेचर राइज नज़र नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोई एक मेथड बताइए जिससे कि आप एटमॉस्फेरिक गैसेस को क्या कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो। तो आपके पास मेथड क्या है, एक तो है आपका बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय अप्लाइंग द प्रेशर। ये है आपका बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय रिड्यूसिंग मतलब डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई अ एटमॉस्फेरिक गैस। हम किसी भी गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 10 पे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। जैसे कि अब आपका सीजन चला हुआ है, कूलर वगैरह यूज़ करने शुरू कर दिया आपने, जो हॉट ड्राई डे है उसके अंदर जो कूलर की जो कूलिंग होती है वो ज़्यादा होती है, बेटर होती है इन कंपैरिजन टू द रेनी सीजन। ऐसा क्यों है? अब देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम कूलर को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन होता है, और वो वाटर का जब इवेपोरेट होगा तो आपको पता है इवेपोरेशन से कौन सा इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट आएगा तो, और जो हमारा हॉट ड्राई डे है उस टाइम पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है। और इवेपोरेशन और ह्यूमिडिटी का कैसा रिलेशन है, ह्यूमिडिटी कम हुई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उतना ही हमारा कूलिंग कूलर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन और ह्यूमिडिटी का आपस का जो रिलेशन है वो। नेक्स्ट है वाई डज वाटर कैप्ट इन द अर्थन पोट होता है हमारा मटका, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। देखो जैसे आपके पास मटका है, उसके अंदर आपने पानी डाल दिया तो पानी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या हमारा साइंटिफिक रीज़न है? अगर हम किसी और प्लास्टिक कंटेनर में डाल के अगर पानी रखते हैं वो तो ठंडा नहीं होता। तो क्या चेंज है इन दोनों के अंदर? देखो क्या चेंज है कि जो हमारा मटका होता है अर्थन पोट, उसके जो बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स में से क्या होता है, जो हमारा मटके के अंदर का पानी है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता है। और जब वो वाटर इवेपोरेट होता है तो वो जो अंदर के पानी के जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी है उसको लेके इवेपोरेट होता है, मतलब पार्टिकल्स जो अंदर वाटर के हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो हमारा पानी रखा हुआ है मटके के अंदर वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कब, किस टाइम पे, समर टाइम पे। तो आपको यही बताया गया है कि जो इवेपोरेशन है वो किसका होगा, वाटर का होगा। किसके, कौन सा वाटर, जो कि हमने किसके अंदर रखा है, पोट के अंदर रखा है, और जिसकी वजह से वाटर कैसा हो जाएगा हमारा, कूल। नेक्स्ट है कि जैसे कि आपके हाथ पे पेट्रोल गिर गया है या एसीटोन गिर गया है या परफ्यूम आपने अपने हाथ पे लगाया है, तो आपका जो पाम है वो कैसा फीलिंग आती है, आपको कूल फीलिंग आती है। ऐसा क्या होता है कि आपको एकदम से ठंडापन महसूस होता है? देखो जब भी हम पार्टिकल्स वगैरह इस तरह के डालते हैं अपने हाथ पे, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो पाम है उसकी हीट एनर्जी को लेके क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाएंगे। और जब भी हमारा इवेपोरेशन होगा तब भी हमारा क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वाई आर यू एबल टू सिप हॉट मिल्क और टी फास्टर देन ए सोसर देन अ कप। देखो जैसे आपके पास है, आपको दूध पीना है तो आपको एक तो आप ग्लास के अंदर डाल के पीजिए और एक आप किसी प्लेट में डाल दीजिए, ठीक है। तो ठंडा कौन सा होगा आपका जल्दी से, प्लेट वाला। प्लेट वाला क्यों ठंडा होगा, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया क्या है वो ज़्यादा है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उतना ही कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो आपका मिल्क है वो किसके अंदर जल्दी ठंडा होगा, आपका जो भी जिसका सरफेस क्या है, ज़्यादा है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन द समर। समर के अंदर जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो किस तरह के कपड़े डालने चाहिए हमें, किस तरह के कपड़ों को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। अभी आपको, हम सभी को किस तरह के कपड़ों को प्रेफरेंस देनी चाहिए, कॉटन क्लोथ। अब ऐसा क्या है कॉटन क्लोथ के अंदर, क्योंकि हमें गर्मियों में क्या आता है, पसीना ज़्यादा आता है, और पसीना ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन होगा तो हमारा क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो जो हमें स्वेटिंग हुई है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, कॉटन। मतलब कॉटन एक बहुत अच्छा वाटर एब्जॉर्बर है और स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा कॉटन। और जब वो स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा तो जब भी हमारा कॉटन का कपड़ा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो जो भी उसने हमारा स्वेट एब्जॉर्ब किया है वो स्वेट क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और इवेपोरेशंस की वजह से क्या होगा कि जो हमारी जो एनर्जी लेके जाएंगे इवेपोरेट पार्टिकल्स हमारे बॉडी की, उसकी वजह से हमें कैसा इफेक्ट आ जाएगा, कूलिंग इफेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को राइट डाउन करना है और पर डे आपको 5 क्वेश्चंस को लर्न करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।